जय हिंद बच्चों। आज हम थर्ड चैप्टर परमाणु एवं अणु करेंगे। ठीक है, इसके मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मेरा मेन फोकस उस पे रहेगा। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल करने की बजाय हम इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। तो जो थर्ड चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है एक तरीके से। उसके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ लगते हैं और इसके कुछ कॉन्सेप्ट फोर्थ चैप्टर में आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक ग्रुप में ना टेबल भेजी थी जिसमें विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान, उनकी परमाणु संख्या, कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हैं। एक तो आपको वो टेबल याद करनी है, एक मैंने आयंस की टेबल भेजी थी, एक आपको पहले वो लर्न होनी चाहिए। तो ये आप सारे के सारे क्वेश्चन बड़ा ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। परमाणु एवं अणु। परमाणु क्या है? परमाणु जो है वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो हम इसमें सबसे पहले परमाणु और अणु, परमाणु से अणु कैसे बनते हैं। परमाणुओं को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु, वो एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, वो किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वो बनाते हैं अणु। तो अब इस चैप्टर में हम किस प्रकार से अणु बनते हैं, आयन क्या होते हैं, एक परमाणु और बहु परमाणु आयन क्या होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और अणुओं का जो आणविक द्रव्यमान है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम मेनली करेंगे। तो कुछ नियम हैं, फटाफट से एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इस नियम के अनुसार आपने यही वाला नियम याद रखना है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश। सृजन का मतलब उत्पत्ति, मतलब द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका वो क्या है कि भाई हमने कोई दो अभिकारक लिए, उनकी अभिक्रिया करवाई और उनसे कोई 2 या 3 उत्पाद बने, तो जो अभिकारक का टोटल द्रव्यमान है वो उत्पाद के टोटल द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे आएगा, उस पे करते हैं हम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार क्या है, नियम यहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी यौगिक में, मतलब जब परमाणु मिलके अणु बनाएंगे तो किसी भी यौगिक में तत्व जो है वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल का फॉर्मूला सबको पता है, H2O। ठीक है, तो इस H2O जल का जो फार्मूला है वो हमेशा यही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र यही होगा। ऐसा नहीं अब आप अपनी मर्जी से यहाँ पे भी 2 लगा दिया, यहाँ पे आपने 3 लगा दिया, नहीं। ठीक है ना, तो इनका जो ये यौगिक है, इससे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं इस नियम को। हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। ठीक है, तो 1 गुणा 2, टोटल द्रव्यमान हो गया हमारा 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1:8 आ जाएगा। तो हमेशा जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उनका अनुपात ये होता है, 1:8 होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी और का भी देख सकते हो, अमोनिया का देख सकते हो। अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1 और 3 हाइड्रोजन है। तो अमोनिया में हमेशा जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो इस अनुपात में उपस्थित होंगे। आप किसी और का भी करके खुद से देख सकते हो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। अब यहाँ पे इस पेज पे जो डाल्टन का सिद्धांत था, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, बड़े क्वेश्चन तो वैसे इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम ही आते हैं, फिर भी इसके कुछ पॉइंट्स हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के, जो 1, 2, 3 आपके 6 पॉइंट दे रखे हैं। ये आपको ऐसे ही लर्न करने हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते जो इन्होंने दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे H2O है, तो H2O किससे मिलके बना हुआ होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो परमाणु क्या होता है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना ही तो उत्पन्न होता है ना ही उसका विनाश होता है। ठीक
ठीक है। उसके बाद है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और उसके गुणधर्म समान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के सारे जितने भी परमाणु हैं सबके गुण मिलते होंगे, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के परमाणु हैं, सारे ऑक्सीजन के परमाणुओं का द्रव्यमान सेम ही रहेगा और उनके गुणधर्म भी सेम ही रहेंगे। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दो अलग अलग तरह के परमाणु होंगे, उनका द्रव्यमान भी अलग होगा और उनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग होंगे, ठीक है। उसके बाद है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। जैसे हमने पिछले पेज पे किया H2O, है ना। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं आपकी 2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है आपका 16। तो शॉर्टेस्ट अनुपात क्या हो गया 1:8। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। मतलब जल में हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन होंगे, एक निश्चित अनुपात होगा बेटा, ठीक है। और परमाणु भी वही रहेंगे, कोई बदल नहीं जाएंगे। तो ये पॉइंट्स के अच्छा, अब हम क्वेश्चन करते हैं। नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट था, मैंने लिख दिया है। एक कोई अभिक्रिया हो रही है सोडियम कार्बोनेट की और एसिटिक एसिड की। तो जो अभिकारक हैं वो 5.3 ग्राम ये है और एसिटिक एसिड है 6 ग्राम। और जो उत्पाद बने अभिक्रिया के बाद वो बने कार्बन डाइऑक्साइड कितना 2.2 ग्राम, ठीक है। सोडियम एसीटेट बना 8.2 ग्राम और जल बना हमारा 0.9 ग्राम। तो अब इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने सिद्ध करना है, इसमें दिखाना है कि कैसे आपने द्रव्यमान संरक्षण का, ये देख लो, अभिकारक का टोटल द्रव्यमान जोड़ लो और जो उत्पाद बने उनको जोड़ लो, दोनों बराबर आएंगे। अभिकारक भी 11.3 आएगा और उत्पाद भी आप तीनों को जोड़ लो, ये भी 11.3 आएगा। तो इससे सिद्ध होता है जितना द्रव्यमान अभिकारक का टोटल है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में जुड़कर पानी बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो अगर हाइड्रोजन 1 की बजाय 3 ग्राम हो तो ऑक्सीजन कितना होगी? भाई जब ये 3 गुना कर दिया तो ये भी 3 गुना होगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पे 1 की बजाय अगर 3 ले रहे हो तो यहाँ पे भी तो 3 गुना कर दोगे, तो 8 की बजाय कितना हो जाएगा 24 ग्राम हो जाएगा आपका। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का कौन सा पॉइंट द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को दर्शाता है? ये वाला है कि जो है आपका ना ही तो उसकी उत्पत्ति की जा सकती, ना ही उसका विनाश किया जा सकता, तो द्रव्यमान संरक्षण रहेगा आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा जो पॉइंट है वो निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? ये छठा जो पॉइंट है बेटा, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं, ये वाला इसकी व्याख्या करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन 1 नंबर में, तो परमाणु क्या होता है? हालांकि ये अगले चैप्टर में हम बड़ी डिटेल में करेंगे, तो ये परिभाषा आप सिंपल से लिख सकते हो। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दूसरा एक क्वेश्चन बहुत बारी पेपर में आया हुआ है सेट में, तो कि परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? परमाणु बहुत छोटे होते हैं, तो परमाणु त्रिज्या को मापने की जो इकाई होती है वो होती है नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। 10 की पावर -9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ओके। तो ये आया भी हुआ है, लास्ट में मैं एक पेपर डिस्कस करूंगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें एक टेबल दे रखी है, हालांकि आपको ये कोई लर्न करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दिखा रखी है कि जैसे कोई परमाणु है तो उसकी त्रिज्या किस में मापते हैं। कई बार हाइड्रोजन की पूछ ली जाती है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी है 10 की पावर -10, ये मीटर में दे रखी है, ठीक है ना। तो नैनोमीटर में यहाँ पे अगर वैसे नॉर्मल पूछा जाए जनरली कि परमाणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं तो आप नैनोमीटर आंसर दोगे, और सिर्फ एक हाइड्रोजन की याद कर लेना इसमें। उसके बाद आ जाता है हम कि तत्वों के प्रतीक, भाई हम किस तरीके से उनको दिखाते हैं। एक तो ये दे रखा है, इस पे तो बहुत कम क्वेश्चन आता है, ये डाल्टन ने कुछ प्रतीक सुझाए थे लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना, जैसे फास्फोरस का ये होता था पहले प्रतीक, अब प्रतीक जो है आजकल जो हम यूज़ करते हैं इनके सिंबल वो डिफरेंट हैं, ठीक है। अब देखो, एक ही इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है IUPAC की।
ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो नोमेनक्लेचर नाम देती है, प्रतीक सिंबल वगैरह बताती है, उनको एक तरीके से स्वीकृति प्रदान करती है। ठीक है, इसकी स्वीकृति के बिना अपने कोई भी वैज्ञानिक अपने नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। तो सबसे पहले जो नाम रखने के लिए तत्वों के उनके क्या क्या इसकी कन्वेंशंस हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट लेटर होता है नाम का वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे हाइड्रोजन है, अब किसी में एक लेटर होगा, किसी में दो होंगे, और वो दूसरा लेटर कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेकंड लेटर ही हो, वो कोई भी बीच वाला भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन है तो इसमें एक ही है, H, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al। ऐसे नहीं लिखेंगे आप इसको, फर्स्ट को हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, सेकंड को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ये रूल है बेटा, अगर आप इसकी जगह ये लिख दोगे तो आपका बिल्कुल गलत होगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट का संकेत आप ये लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। अगर आपने ये लिख दिया ना, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन का ये है और ऑक्सीजन का ये है, तो ये नहीं लिखोगे कोबाल्ट का। क्या लिखोगे? C कैपिटल और O स्मॉल। ओके, अच्छा, कुछ के तो होते हैं इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर और कोई भी बीच वाला कोई भी लेटर, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। कुछ के बिल्कुल अलग होते हैं प्रतीक, वो करते हैं अब हम। अच्छा देखो, क्लोरीन है तो क्लोरीन का होता है Cl, CH तो नहीं है ना, कोई भी बीच वाला लेटर है। ऐसे ही जिंक, जिंक की स्पेलिंग तो क्या होती है? ZINC, लेकिन इसका संकेत क्या है? Zn। अब कुछ और तत्व होते हैं जिनके इंग्लिश नाम से नहीं होते, उनके लैटिन नाम के आधार पर उनके संकेत, उनके प्रतीक रखे जाते हैं। जैसे आयरन है, लोहा, इसका प्रतीक होता है Fe। तो Fe तो हम आयरन में कहीं भी Fe नहीं आ रहा है ना, तो ये कौन सा है? इसका ये लैटिन नाम होता है फेरम, तो फेरम से ले लिया Fe। ऐसे ही सोडियम, सोडियम का नाम होता है नेट्रियम, तो नेट्रियम का हमने ले लिया Na। ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक होता है K, तो पोटेशियम में तो कहीं भी K नहीं आ रहा है ना, तो इसका नाम क्या होता है? कैलियम, तो कैलियम से हमने क्या ले लिया? K। अब नीचे एक टेबल दे रखी है बेटा, इसके अलावा भी आप जितने मैक्सिमम कर सकते हो करो, लेकिन कम से कम ये तो ज़रूर करो। ये संकेत, ये प्रतीक आपने सबके याद करने हैं। एल्यूमिनियम का क्या है, आर्गन का क्या है, बेरियम का क्या है, बोरोन का क्या है। पहले 20 तत्वों के द्रव्यमान, परमाणु संख्या, उनके संकेत, वो तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। जैसे आप पहाड़े करते हो ना बचपन में, तो वैसे ही आपको ये याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। परमाणु द्रव्यमान क्या है, वो भी आपके एक टेबल दे रखी है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान उस टेबल में दिए हुए हैं, वो आपने लर्न करने हैं, क्योंकि जब परमाणु का द्रव्यमान आपको याद होगा ना, तभी आप अणु का द्रव्यमान कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे आपको हाइड्रोजन का पता है, आपको ऑक्सीजन का द्रव्यमान पता है, तो आप H2O का द्रव्यमान निकाल सकते हो ना। ऐसे ही आपको कार्बन का द्रव्यमान पता है, आपको ऑक्सीजन का द्रव्यमान पता है, तो आप CO2 का टोटल द्रव्यमान भी निकाल सकते हो। तो मेनली क्वेश्चन उसी पे बेस्ड आएंगे कि तो आपको ये द्रव्यमान, ये कुछ तो ये और कुछ 1 से 20 तत्वों के अगले चैप्टर में, परमाणु की संरचना वाले चैप्टर में एक टेबल दे रखी है, उसमें से आपको लर्न करने ही करने हैं। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर। अब परमाणु जो है वो क्या, परमाणु जो है मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ठीक है, तो अणु क्या चीज़ होती है? अणु ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो अणु किससे बनते हैं? परमाणुओं से। तो H2O क्या है? एक अणु है, जल का अणु है। ये CO2 क्या है? एक अणु है। ठीक है, अब इसमें तो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं। कुछ ऐसे अणु भी होते हैं जिसमें सेम तरह के परमाणु होते हैं, जैसे O2, जो ऑक्सीजन गैस है वायुमंडल में जो सांस लेने के लिए ज़रूरी है, वो होती है O2। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बन गया। इसी तरीके से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के भी 2 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन का अणु बनाते हैं। अब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कोई भी अणु नहीं बनाते, वो परमाणु की अवस्था में ही फ्री फॉर्म में रहते हैं वो, क्योंकि उनकी जो बाहर वाला कोश है वो पूरा भरा हुआ होता है। ये भी अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही क्लियर होगा। जैसे आर्गन है, हीलियम है, तो ये आपकी नोबल गैसेज होती हैं, ये किसी के साथ भी आबंध नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम, एक टेबल दे रखी है परमाणुकता, कुछ अणुओं की, कुछ तत्वों की परमाणुकता। जैसे आर्गन है, हीलियम है, ये कभी भी किसी के साथ नहीं जुड़ते, तो ये कैसे अणु होते हैं? एक परमाणुक। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है O2 द्विपरमाणुक, 2 परमाणुओं से मिलकर ऑक्सीजन बनती है। हाइड्रोजन, ये भी
दो परमाणु हाइड्रोजन के मिलकर H2 गैस बनाते हैं। नाइट्रोजन, ये भी दो परमाणु नाइट्रोजन के और मिलकर क्या बनाते हैं, N2 गैस। इसी तरीके से Cl, दो परमाणु मिलकर Cl2 बना देते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के 4 परमाणु होते हैं, P4, तो ये बहुपरमाणुक है। एक परमाणु वाले ये हो गए, ये द्विपरमाणुक हो गए, और ये क्या हो गए उसके बाद बहुपरमाणुक। ठीक है, इसमें 4 परमाणु हैं तो चतुर्परमाणुक भी लिख सकते हो आप इसको, बहुपरमाणुक भी लिख सकते हो। उसके बाद सल्फर, सल्फर के 8 परमाणु इकट्ठे मिलकर अणु बनाते हैं, तो ये क्या बन गया, बहुपरमाणुक। ठीक है, उसके बाद सोडियम, सोडियम एक परमाणुक है। आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर। अब यौगिकों के जो अणु बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, तो जैसे जल है, जल किस किस से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, अमोनिया किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलता है, कार्बन और ऑक्सीजन के। और किस अनुपात में इनके द्रव्यमान होते हैं ये हमने स्टार्टिंग में किया है, ये दे रखे हैं। उसके बाद है, ये अपने रटने नहीं है, ये आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे जब आपको इनके सूत्र याद हो जाएंगे। उसके बाद है आयन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयन क्या होते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है, आवेशित कणों को आयन कहते हैं। जो धन आवेशित कण होंगे उनको धनायन, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उनको धनायन, और जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा उनको ऋणायन। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं, धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है आयन क्या होते हैं, आयन कितने प्रकार के हैं। आवेशित कणों को आयन कहते हैं, मतलब परमाणु पर तो कोई आवेश नहीं होता, लेकिन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन किसी को देता या लेता है तो उस पर आवेश आ जाता है। जब परमाणु किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे को तो उस पर धनावेश आ जाता है, और जब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहेंगे और धन आवेशित आयन को धनायन कहेंगे। इनके एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जैसे धनायन में आपका आ जाएगा Na पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव, ये हो गए धनायन। ऋणायन में आ गया आपका Cl नेगेटिव। ठीक है ना, तो इस तरीके से आयन्स होते हैं जिन पर चार्जेस होते हैं। उसके बाद है हम जो केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र हैं, वो हम किस तरीके से बनाते हैं वो हम नेक्स्ट उसमें करते हैं, नेक्स्ट उसमें। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दे रखी है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। बहुत सारे आयन दे रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले भी हैं, नेगेटिव चार्ज वाले भी हैं, एक परमाणु वाले भी हैं और बहुपरमाणुक भी हैं। ठीक है ना, तो आयन एक परमाणु वाले कौन से हैं, जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, इनमें एक एक ही परमाणु है सब में। ठीक है ना, तो किसी पे 1 प्लस आवेश है, किसी पे 2 प्लस चार्ज है, किसी पे 3 प्लस चार्ज है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप इनके अणुओं के सूत्र बना पाओगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद हो गई ना तो सारे सूत्र आप बिल्कुल फटाफट से बना लोगे। ठीक है ना, अब उसके बाद है, ये भी सारे के सारे क्या हैं, एक परमाणु वाले हैं। जैसे ये परमाणु तो एक ही है सल्फर का, लेकिन इस पर चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव। ये ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, लेकिन इस पर चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव। ठीक है, किसी पे -1 चार्ज है, किसी पे -2 चार्ज है, किसी पे +1 चार्ज है, किसी पे +2 चार्ज है, किसी पे -3 चार्ज है, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, एक परमाणुक है। अब बहुपरमाणुक आयन कौन से होते हैं, देखो इसमें और इनमें क्या फ़र्क है। इसमें तो एक ही परमाणु है हाइड्रोजन का, इसमें कितने परमाणु हैं, 4 हाइड्रोजन के हैं और 1 नाइट्रोजन का, 5 परमाणु हो गए ना बेटा। और कैसा, कितना आवेश है इस पर, 1+। अब इसको देखो, इसमें 2 परमाणु है, एक ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का है, और आवेश कितना है, 1-। तो परमाणु तो 2 हुए ना, तो ये आयन कैसा हुआ, बहुपरमाणु का आयन हुआ। इसी तरीके से ये देखो नाइट्रेट NO3, कितने परमाणु है, 1 नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने परमाणु है इसमें, 4, और आवेश कितना है इस पे, -1। क्लियर है। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है बेटा इकट्ठा, हाइड्रोजन कार्बोनेट इकट्ठा है, ये एक ही लाइन में, HCO3। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, कितने परमाणु हैं, 1, 2 और 3, 3 और 2 5 परमाणु हैं, लेकिन आवेश कितना है, -1। कार्बोनेट, कार्बोनेट का संकेत क्या है, CO3, कितने परमाणु हैं, 3 और 1 4, और आवेश कितना है, -2। तो इस तरीके से आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप क्या बना पाओगे, ये यौगिकों के सूत्र बना पाओगे। जैसे अब हमें पता है संयोजकता का कॉन्सेप्ट भी नेक्स्ट उसमें आएगा, तो आप यहाँ पे आवेश याद रख लो। जैसे H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन पे कितना आवेश है, +1। ठीक है, क्लोरीन पे कितना आवेश है, -1। हमेशा
प्लस और माइनस वाला ही मिलके यौगिक बनाएंगे, ये ध्यान रखना। कभी भी प्लस प्लस वाले या माइनस माइनस वाले मिलके यौगिक नहीं बनाएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इनकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रही हूँ, पक्का आएगा। तो पहले आपने ये टेबल याद रखनी है पिछले पेज वाली, ठीक है। जब तक याद नहीं होती तब तक आप इस टेबल को देख के प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको साथ साथ याद हो जाएगी। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये भी एक से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी एक से, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। दूसरा देखो, हाइड्रोजन का कितना आवेश था 1 और सल्फाइड का कितना था -2। इसको इससे कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा H2S। अब कार्बन की संयोजकता होती है 4, क्लोरीन की होती है 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या आ जाएगा CCl4। ठीक है, क्रिस क्रॉस करना है आपने। अच्छा, अब आ जाते हैं MgCl2। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे आवेश होता है 2+, क्लोरीन पे होता है 1-, तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, फॉर्मूला क्या आ जाएगा MgCl2। अब मैं एक और आपको करवाती हूँ। मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2 और एक होता है OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। इस पे आप टेबल में देखोगे ना, इस पे चार्ज होता है -1। लेकिन ये कैसा आयन है, 2 परमाणु है। ये कैसा आयन है, 1 परमाणु है। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, Mg लिख के और OH इकट्ठा लिख के और इसके बाहर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हम 2 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर आपने बिना ब्रैकेट लगाए 2 लगा दिया तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। उसका कारण क्या है, बिना ब्रैकेट लगाए अगर आप 2 लगा रहे हो, इसका मतलब सिर्फ आपने हाइड्रोजन 2 करे, ऑक्सीजन तो 2 करे ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके का एक और कराती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। कैल्शियम पे होता है +2, इस पे हाइड्रोक्साइड पे होता है -1। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो ये भी ऐसे ही Ca, ब्रैकेट के अंदर OH रखोगे और फिर लगाओगे आप 2। तो ब्रैकेट का यूज हमने कहाँ करना है, जहां पे बहु परमाणु आयन हो और उसको 2 से या 3 से जितने से भी गुणा किया गया हो। ठीक है, अगर गुणा नहीं करना तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल ऐसा भी कर लेते हैं, जैसे एक है सोडियम, एक है हाइड्रोक्साइड। सोडियम पे +1 होता है, इस पे -1 होता है। इसको भी 1 से गुणा करोगे, इसको भी 1 से गुणा करोगे, तो यहाँ तो 2 से गुणा किया ही नहीं ना बेटा, तो इसमें ब्रैकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ब्रैकेट लगा के 1 नहीं लगाओगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने किसी से इसको गुणा नहीं किया। जहाँ पे भी बहु परमाणु आयन को आप 2 से या 3 से जहाँ पे भी गुणा कर रहे हो, वहाँ पे आपको ब्रैकेट लगानी ही लगानी है, नहीं तो फार्मूला गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का आवेश होता है +3, ऑक्साइड का होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला क्या आ गया Al2O3। नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम पे होता है +2, ऑक्सीजन पे होता है -2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा Ca2O2, 2 से 2 कैंसल, फॉर्मूला क्या आ जाएगा CaO। हम स्मॉलेस्ट अनुपात लेंगे। ओके, अब बहु परमाणु आयनों वाले भी कुछ बता दिए आपके। देखो, ये है सोडियम पे +1, NO3, नाइट्रेट पे -1, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ये भी एक है, ये भी एक है, कोई ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, NaNO3 सूत्र हो गया। दूसरा आ गया ब्रैकेट वाला जो मैंने ऊपर कराया आपको, कैल्शियम पे है +2 आवेश है, हाइड्रोक्साइड पे -1 है। अब हमें इसको क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें ब्रैकेट लगानी ही लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपका फार्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज वाले करते हैं अब। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पे होता है +1, कार्बोनेट पे होता है -2, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया। ठीक है, अब इसमें भी हमने ब्रैकेट नहीं लगाया भाई सोडियम के बाहर। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सोडियम 1 परमाणु है, Na इकट्ठा एक ही है, ऐसा नहीं है कि N अलग है और A अलग है, नहीं, ये Na सोडियम का सूत्र है, तो इसके बाहर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 परमाणु है। ठीक है, अच्छा, अब है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम पे 1 आवेश है, सल्फेट पे -2 है, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया। अब ये इसको 2 से गुणा करें तो अब इस पूरे के बाहर 2 लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये 2 इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। समझ आ गई बेटा? तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। बहु परमाणु आयन हो और 2 या 3 से गुणा हो रहा हो तो आप उसके बाहर ब्रैकेट लगाओगे ही लगाओगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। सोडियम ऑक्साइड, अब सोडियम होता है Na, ऑक्साइड होता है, इस पे -2, इस पे +1, गुणा कर दो।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने पहले भी किया है, एल्यूमिनियम पे होता है 3, क्लोरीन पे होता है -1, तो इस पे 3+, इस पे -1, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, क्या फार्मूला आ जाएगा AlCl3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो गया AlCl3, ठीक है। अच्छा, अब है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड यहाँ कर रही हूँ मैं, सोडियम और सल्फाइड। सोडियम पे होता है +1, सल्फाइड पे होता है -2, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो क्या आ जाएगा Na2S। है कोई मुश्किल? बिल्कुल आसान है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ कर लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम पे +2, हाइड्रोक्साइड पे -1, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो क्या आ जाएगा MgOH, ब्रैकेट के बाहर 2। ये आ गया हमारा MgOH ट्वाइस। अब इनके नाम बताने हैं। ऐसा क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, फाइनल में भी आता है और सेट में भी आ जाता है। इसका नाम बताओ। ये एल्यूमिनियम आयन है, ये सल्फेट आयन है, दोनों मिलके क्या बना दिया एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका नाम क्या लिखोगे आप एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम है और क्लोराइड आयन है तो कैल्शियम क्लोराइड। ये बन गया पोटेशियम सल्फेट, ये है पोटेशियम नाइट्रेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, तो इनके आपने नाम लिखने हैं बस हिंदी में। एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये खुद से लिखने हैं आपने, ये कॉपी में करने हैं सारे क्वेश्चन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसी का। ये देखो ऊपर दे रखा है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये भी आ जाता है, कई बार बच्चे कर नहीं पाते इतना सिंपल भी। इसमें कितने परमाणु हैं? H2S अणु है, कितने परमाणु हैं इसमें गिन लो बस। 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर के हैं, कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु, बस यही आंसर लिखना है 1 नंबर में। उसके बाद है PO4 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव तो बेटा आवेश है, इस 3 का कुछ नहीं करना है, तो आवेश है। आयन, ये आयन है पूरा का पूरा और इस पे 3 आवेश है PO4। अब इसमें ये पूछा गया कितने परमाणु हैं, गिन लो। 1 तो फास्फोरस का है और 4 ऑक्सीजन के हैं, तो कितने परमाणु हैं? टोटल 5 परमाणु है। यही आंसर लिखना है, इतना आसान सा। उसके बाद है द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ये भी बहुत आसान है। हमने अणुओं के सूत्र बना लिए, ठीक है। अब इन अणुओं का हमने अगर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। जैसे जल का द्रव्यमान कैलकुलेट करना है अपने, ठीक है। जल का द्रव्यमान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1, ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16। कितने हाइड्रोजन है? 2, और कितने ऑक्सीजन है? 1। तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया हमारा? 18। ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चंस, ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, मैं एक और वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चंस कराती हूँ, तब तक आप ये प्रैक्टिस करो। थैंक यू।